सो अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में अभी हमने न्यूट्रिशन की तो बात कर ली कि क्यों न्यूट्रिएंट्स कौन से ज़रूरी हैं, क्या वो है। अब हम आते हैं प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, ठीक है। प्लांट्स में ज़ाहिर है हमें ये बात भी पता है कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो फोटोसिंथेसिस से बनता है ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज जो है वो उसको भी पूरी बॉडी में जो सारे जो आपकी बॉडी कह रही हूँ पूरे प्लांट में जितने भी लीव्स हैं उन सारे एरियाज में ट्रांसपोर्ट होना होता है। वो ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, ये सारे जितने भी ऑर्गेनिक सोल्यूट्स बन रहे होते हैं प्लांट्स में उनको प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपके पास ये वो आता है। पढ़ते हैं क्या क्या प्रोसेस है कि क्यों ज़रूरी है जो ट्रांसपोर्ट, और वो कैसे होती है, कौन से एरियाज करवाते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस। You have learned the plants absorb nutrients from the soil, which are then utilized in the leaves to prepare organic nutrients by photosynthetic activity. These organic solutes are also to be moved to different parts of the plant body. When organic solutes are utilized in plant body, some waste compounds are also produced, which are then removed out of the plant body. वही बात हो रही है कि ऑर्गेनिक सोल्यूट्स जो हैं जब दूसरे पार्ट्स में मूव करवाए जाते हैं तो जब उनको मूव कराना होता है जब वो बनते हैं और फिर उनको मूव करवाने की वजह से कुछ और चीज़ें जो कि मतलब इन अननेसेसरी होती हैं, जो मतलब होती हैं उनको प्लान रिमूव भी कराना होता है। बेसिकली मतलब जो आपकी सेल अंदर वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनको बॉडी से वेस्ट कंपाउंड्स को निकालना भी होता है। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं? ऑल दीज़ मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल्स आर जनरली रेफर्ड टू एज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज वाली जो है उसको ट्रांसपोर्ट कहें, पूरी चीज़ सारी चीज़ें ही ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स में ही आ जाती हैं, ठीक है। In a plant body, transport occurs at three different levels. At first level, materials are moved from outside to inside the plant body because plant needs mineral nutrients and water to maintain its life activities. Basically क्या होता है, तीन लेवल्स पर आपके पास हो रही होती हैं ट्रांसपोर्ट। पहला लेवल क्या है जिसमें आप एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, मतलब बाहर से चीजें आ रही हैं, और मटेरियल्स आर मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द बॉडी बिकॉज प्लांट नीड्स मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू मेंटेन इट्स लाइफ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि प्लांट को बिकॉज अपने आप को अपनी एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। तो वो जो आपकी मटेरियल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बाहर से अंदर आ रहे हैं बॉडी के, यानी कि वो एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं फ्रॉम द सॉइल। हाउएवर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर, ऑब्वियसली बिकॉज ज़ाहिर है अब ये दो चीज़ों की एब्जॉर्प्शन होती है, एक होती है आपके न्यूट्रिएंट्स की और वाटर की। ये सॉइल से रूट्स के अंदर आ जाएगी, रूट्स के थ्रू आ जाएगी। सो इसमें लाइक नाइट्रेट आइंस भी होते हैं, मैग्नीशियम आइंस भी हो गए, आपके पास जितने भी ये सब खाना मेनली ये वाले हो गए, वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं सॉइल से। रूट हेयर सेल्स ने इनको रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करके ऊपर पूरी बॉडी में पहुंचा दिया। और फिर जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये एयर से आ जाएंगी, ऑलराइट। फिर सेकेंड लेवल आता है। सेकेंड लेवल में क्या होता है, ये जो मटेरियल जो आ गया है इसको मूव करवाना, ऊपर तक पहुंचाना और सारे डिफरेंट एरियाज में और सब जगहों पर दिलाने के लिए, वो सब चीज़ें जो है वो आपकी सेकेंड लेवल पर होती हैं। At second level, the materials are transported within the plant body from one place to another because the inorganic nutrients must be transported. So the leaves that they can be used so that to the leaves. अच्छा, ओके, बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे मटेरियल्स हैं, वो सब ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं विद इन द प्लांट बॉडी, एक जगह से दूसरी जगह तक। यानी कुछ जगहों पे बना है कोई मटेरियल, उसको आगे पहुंचा रहे हैं, कुछ चीज़ें जो सॉइल्स ने एब्जॉर्ब की थी उनको इधर उधर पहुंचाना, because inorganic nutrients must be transported to the leaves so that they can be used to prepare organic solutes by photosynthetic activity। पहले जो चीजें मतलब आपने एब्जॉर्ब की हैं उनसे फोटोसिंथेसिस हो पाए, ताकि इसलिए ये मूवमेंट बहुत जरूरी होती है, ऑलराइट, और ये सारा ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। These organic solutes are also to be moved to different parts of the plant body
सो दैट दे कैन बी यूज इन प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। और जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स है ये भी ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है ताकि ग्रोथ हो सके, रिप्रोडक्शन हो सके, मेटाबॉलिज्म हो सके। और ये ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स कौन से हैं? ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स में आपके पास ग्लूकोज आ जाता है जो कि बन रहा है थ्रू फोटोसिंथेसिस वाली एक्टिविटीज है। ऑलराइट, फिर थर्ड लेवल है। थर्ड लेवल में क्या होता है? अब रिमूवल हो रहा है, सब चीजें हमने पहुंच गए अपने एरिया पे, सब हो गया। अब ज़ाहिर है कुछ चीजें गंदी लाइक वेस्ट मटेरियल्स हैं वो बन भी रहे हैं ना कि बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर, तो उनको निकालना भी है, तो उनके रिमूवल के लिए वो थर्ड लेवल पर होगा रिमूवल। सो एट थर्ड लेवल द मटेरियल्स आर मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द प्लांट बॉडी। इसमें मूवमेंट इनसाइड टू आउटसाइड है। फर्स्ट लेवल पे मूवमेंट आउटसाइड टू इनसाइड थी, यानी एब्जॉर्प्शन हो रही थी। इसमें अंदर से बाहर जा रही हैं चीजें, विच इज लाइक रिमूवल ऑफ वेस्ट from inside to outside the plant body, because when organic solutes are utilized in plant body, some waste compounds are also produced, moved out of the plant body। यानी कि जब आपकी because चीजें यूटिलाइज हो रही हैं, चीजें खाई तो नहीं जा रही इसमें, लेकिन एब्जॉर्ब हो रही हैं, यूटिलाइज की जा रही हैं वही, तो कुछ वेस्ट मटेरियल्स ही बन रहे हैं और उनको निकालना जरूरी है। दीज आर द रीजंस व्हाई ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अकर एट 3 डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? वेस्ट कंपाउंड सारे हीट हो जाता है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती है। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड रूट हेयर्स। रूट हेयर का तो आई एम श्योर मुझे समझाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी कि क्या स्ट्रक्चर होता है, वो तो आप लोगों को याद होगा। एक लंबा सा याद है सेल बना था जिसमें लंबी सी एक्सटेंशन बनी हुई थी, ये जैसे यहाँ पर ये सेल है, दिस इज रूट हेयर। इसके थ्रू ये स्ट्रक्चर है इसका, और इसके अंदर से आप एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। सही है। सो रूट इज एन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। ये रूट्स हैं, ये जो नजर आ रही हैं, ये दोनों, अच्छा 2 तरह की रूट्स होती हैं, ये हम देखते हैं कौन सी रूट कौन सी है और क्या इनकी डिफरेंस और फायदा क्या है दोनों का अलग तरह का। विच सर्व एज ऑर्गन ऑफ अपटेक। रूट क्या है? ये ऑर्गन ऑफ अपटेक है, यानी कि यहाँ से चीजें अपटेक यानी अब्जॉर्ब की जा रही होती हैं और मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। इट पोजेसेस लार्ज सरफेस एरिया ड्यू टू एक्सटेंसिव ब्रांचिंग सिस्टम एंड रूट हेयर्स व्हिच मेक देम फेवरेबल फॉर ऑर्गन ऑफ अपटेक। यानी कि यहाँ पर इनकी बहुत ब्रांचेस बनी हैं। ज़ाहिर जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतने ज़्यादा सेल्स होंगे, मतलब सेल की एक्सटेंशन वो होगी आपकी, एक्सपोज होंगे डिफरेंट एरिया से, और जितनी ज़्यादा चीज़ें जगह एक्सपोज होगी आपकी डिफरेंट सॉइल की पार्ट से, तो ज़्यादा से ज़्यादा एब्सॉर्प्शन हो पाएगी। ऑलराइट, डाइकॉट प्लांट्स हैव टैप रूट व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ थिक प्राइमरी रूट एंड दैट बेयर्स सेवरल सेकेंडरी रूट्स। ये जो नजर आ रहा है आपको, ये वाली डायग्राम जो है जिसमें मेरा भी कर्सर है, एक मेन सेंट्रल रूट है बड़ी सी, ठीक है, और उसके साथ बहुत सारी ब्रांचेस बनी हुई है। ये मतलब एक मेन ये पूरा रूट आ रहा है, ठीक है, ये कंटिन्यू हो जा रहा है और इससे ही साइड में निकलने वाले बहुत सारे ब्रांचेस हैं। ये कौन सी है? ये डाइकॉट प्लांट की। डाइकॉट प्लांट्स वो होते हैं जिनमें 2 कोटिलेडॉन्स होते हैं। ये कोटिलेडॉन्स भी आप लोग आगे पढ़ोगे डिटेल में। बेसिकली जिन प्लांट्स में 2 सीड्स होते हैं, 2 हाँ आपके सेल्स होंगे, मतलब सीड्स वाले ही 2 सीड्स जिनमें होंगे, उनमें ऐसा ट्री बनेगा जिनमें मतलब डाइकॉट प्लांट्स बेसिकली कैटेगरी होती है प्लांट की, और एक मोनोकॉट होता है जिनमें एक ही सीड वाला प्लांट होता है बेसिकली। सो डाइकॉट में ये डिफरेंस है, आपको रूट से पता होना चाहिए। तो ये एक बड़ा सा रूट होगा जो लंबा नीचे जा रहा है, एक्सटेंड होने वाला, एक सिंगल टैप रूट, और उसके साथ होने वाली बहुत सारी ब्रांचेस जो कि सेकेंडरी रूट्स हैं। ईच सेकेंडरी रूट फर्दर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्शियरी रूट्स। यानी ये देखिए, ये आ रही है एक रूट
और ये इस रूट के अंदर से ये यूं निकल रहा है, ये ऐसा आ रहा है, एक ऐसा जा रहा है। तो यानी हर रूट से भी बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेस निकल रही हैं। तो दिस मीन्स कि ये एक सिंगल रूट थी, जिससे प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट्स बनी और सेकेंडरी रूट्स की फर्दर अपनी टर्शरी रूट्स हैं बहुत सारी। ऑन द अदर हैंड मोनोकॉट प्लांट्स है फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स। फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स का मतलब कि इतनी सारी बहुत ब्रांचेस फैलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरी डायग्राम में कि उसमें कोई एक सिंगल रूट नजर नहीं आ रही जमीन तक जाने वाली, बहुत सारी फाइबर्स की तरह की ब्रांचेस हैं जो कि फैलेंगी हैं। ऑलराइट, सो अब आप इसमें मुझे बता दो कोई कंफ्यूजन अगर है तो, नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। दीज आर इसमें कोई मतलब जो मोनोकॉट वाली रूट है इसमें कोई आपको अलग से प्राइमरी रूट नजर नहीं आएगी, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, वैसा कुछ सीन नहीं है। इट्स जस्ट वन मेन मतलब वन नहीं, पूरा एक लार्ज एरिया जो कि फाइब्रस रूट्स हैं बहुत सारी है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर पे आते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड रूट हेयर्स। ये एक मोनोकॉट रूट का स्ट्रक्चर है अंदर का, और ये डाइकॉट रूट का है। ये ना इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, ये आपको स्ट्रक्चर शक्ल याद रखनी जरूरी है। ये एमसीक्यू से भी आ सकती है और ये आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकती है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। वो चीज़ें इस तरह इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं आपको बता देती हूँ ताकि एग्जाम्स के हवाले से आप लोग उसको बेहतर तरीके से याद रखें। सो लेट्स जस्ट रीड अबाउट दिस इंटरनल स्ट्रक्चर। लिखा है इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट्स द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडेंट। अच्छा, ये हमने जब लीफ का भी स्ट्रक्चर किया था या हमें जितनी भी आप प्लांट्स में चीजें पढ़ेंगे, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर भले वो रूट का हो लीव्स का हो, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इज ऑलवेज कॉल्ड एपिडर्मिस लेयर। ऑलराइट, so this is about it. Now extensions that are penetrated the spaces among soil। अच्छा, ये जैसे यहाँ पर देखी थी हमने डाइकॉट रूट। तो डाइकॉट में क्या था कि डाइकॉट वाली में मेन प्राइमरी रूट थी, उसके साथ सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स थी। तो जाहिर है, और या इसमें अगर फाइब्रस रूट्स हैं तो सारों में ही बाहर जो एपिडर्मिस लेयर है उस पर एक्सटेंशन बनी होती हैं जो कि ये रूट्स की फॉर्म में एक्सटेंड होती हैं आगे, मतलब रूट्स में नहीं, मतलब ब्रांचेस में एक्सटेंड होती हैं। Alright, and there are penetrated the spaces among soil particles. These extensions of the root epidermal cells are called root hairs. अब now you know root hair का structure क्या था जो हमने पहले ही पढ़ा है। तो ये जो extensions जा रही हैं सारी, the fibrous roots वाले हों या primary, secondary, tertiary वाली हों, उन सब में ही ये सारी जो extensions हैं ये इन पर root hair cells बने होता है, which increase approximately 67% surface area of the root। ये बात हमने पहले भी सेल पढ़ते वक्त भी कहा था, ये सब 67% surface area जो है वो इट इज लाइक जीरा बढ़ने से बहुत फायदा होता है एब्जॉर्प्शन में और पूरा अपटेक वगैरह के अंदर। इनर टू द एपिडर्मिस इज द ग्राउंड टिश्यू द कॉर्टेक्स, यानी कि ये जो चीज नजर आ रही है ये सारे सेल्स ये दोनों रूट्स में ऐसे एक ही जैसे होते हैं। दिस इज कॉर्टेक्स लेयर। कॉर्टेक्स क्या करता है, कॉर्टेक्स में आपकी इसकी जो लाइनिंग है ये एंडोडर्मिस होती है, बिकॉज बाहर की तरफ जो एक्सपोज्ड है वो एपिडर्मिस है, जो अंदर की तरफ यानी कॉर्टेक्स की तरफ जो एक्सपोज्ड लेयर है दैट इज एंडोडर्मिस। Okay, the endodermal cells have deposition of a wax, the suberin in the radial walls। ये यहाँ पर वैक्सी लेयर इस क्यों होती है ताकि वाटर लॉस ना हो सके और वाटर मजीद मतलब यहाँ से पानी में अगर ऊपर से गिर भी रहा हो तो वो एब्जॉर्ब ना हो, अंदर से भी बाहर की तरफ वाटर लॉस, तो एक वैक्सी लेयर होती है यहाँ पर। These depositions are in the form of strips called Casparian strips, यानी कि इनके अंदर Casparian strips यहाँ पर आपको नजर आएंगी जो उसके अंदर वैक्सी होती है। इनर टू द एंडोडर्मिस इज अ पेरिसाइकिल व्हिच सराउंड्स द इनर मोस्ट वेस्क्यूलर बंडल। अब वेस्क्यूलर बंडल क्या होता है, फ्लोएम एंड जाइलम, ये बात हमें पता है पहले से। वेस्क्यूलर बंडल को जो सराउंड कर रहा है पार्ट दैट इज कॉल्ड पेरिसाइकिल। ठीक है, ये चीज नजर आ रही है, दिस होल थिंग, ये वाला जो पार्ट है दिस इज अ पेरिसाइकिल which surrounds the innermost vascular bundle। The vascular bundles consist of xylem and phloem, which are arranged in the form of ring in monocot। अब ये इसमें डिफरेंस आता है तो ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है, ये एमसीक्यूज में कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं। अगर ये एक रिंग की तरह अरेंज्ड है, यानी कि ये इस तरह से अगर आप नजर आ रहे हो, ये फ्लोएम, ये इस तरह से, ये जाइलम है एम्प्टी सर्कल्स हैं और ये फ्लोएम थोड़े डार्क स्पॉट्स हैं, तो ये अगर इस तरह रिंग की फॉर्म में है तो ये मोनोकॉट जो है वो होगा, मोनोकॉट रूट होगा, एक सेंट्रल रूट्स में प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टार। जा रही है, ये ऐसे जा रहा होगा, ये यूं करके यूं, या ये तो ये डाइकॉट रूट होगा। ये आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जाम्स में इसे पता होना चाहिए।
डाइकॉट रूट में ऐसे होता है, मोनोकॉट रूट में वो एक सर्किल के अंदर रिंग में फॉर्म होंगे, और जिसमें जिन सर्कल्स के अंदर आपके अंदर कोई स्पेस नजर नहीं है, मतलब एम्प्टी स्पेस होगी, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो जाइलम है, और जिनमें डार्क स्पॉट्स हैं, कंसंट्रेटेड बहुत सारे सर्कल्स नजर आ रहे हैं, वो फ्लोएम होगा। ठीक है, इज दैट रियल? present in the corner starship in the center of the root without any presence of pith। इनमें presence of pith नहीं होती। pith क्या है? ये यहाँ पर बीच में नजर आ रहे हैं, बहुत सारे empty holes नजर आ रहे हैं, ये वाली जगह दिस इज कॉल्ड अ pith, और ये सिर्फ होता है मोनोकॉट के अंदर, ये डाइकॉट रूट्स में नहीं होगा। और राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद वाटर एब्जॉर्प्शन। की वाटर एब्जॉर्प्शन का जो रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसका क्या मैकेनिज्म है। सो absorption of water by roots occur by means of a passive transport mechanism called osmosis। osmosis जो है ये it is very similar to diffusion, बस फर्क क्या है कि इसमें आ जाती है आपके पास बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि अगर सेल्स के बीच में हो रही है वाटर मूव कर रहा है, उसमें ऑस्मोसिस आएगी कि वाटर बेसिकली, और ऑस्मोसिस होता है सिर्फ वाटर का, इसमें हम सॉल्ट्स या बाकी चीजों की बात नहीं करते, वाटर का सिर्फ होता है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो दैट वुड बी कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ हायर from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a partially permeable membrane। यहाँ पर ही उल्टा लिखा हुआ है, 1 सेकेंड, ये मैं इसको कर दूँ, मैंने क्यों लिखा था ऐसा, region of higher water concentration to a lower water concentration। ठीक है, तो बेसिकली, और ये कॉन्सेंट्रेशन भी हम इसके लिए यूज नहीं करते, मीन्स ये कि वाटर पोटेंशियल का मूवमेंट होती है, रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल टू रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल, और इसके बीच में आती है पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन विच इज सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें बेसिकली हम ये कहेंगे, अच्छा इसमें ना एक क्वेश्चन क्या आ सकता है आप लोगों का, विच इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, कि जब बाकी सॉल्ट्स वगैरह, जो हमने अभी बोला कि सॉल्ट्स जब एब्जॉर्ब हो रहे थे, तो वो भी तो अक्रॉस द परमेबल मेम्ब्रेन ही हुए थे ना, कि जब सॉइल में था सारा सॉल्ट्स एंड वाटर, तो उसमें सिर्फ सॉल्ट्स एब्जॉर्ब हो रही थी। कल की क्लास में पूरा ऊपर पढ़ा कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन थी या डिफ्यूजन थी, तो व्हाई आर वी कॉलिंग दैट डिफ्यूजन एंड दिस इज ऑस्मोसिस। उसमें भी तो मेम्ब्रेन बीच में आ रही थी, इसमें भी आ रही है, तो फर्क दो चीजों में क्या है, एक तो बात यही है, और ऑब्वियसली वहां पर भी अकेले सॉल्ट्स तो नहीं एब्जॉर्ब हो रही थी, जब हमने सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन पढ़ी उसमें भी सॉल्ट्स, हमने यही कहा था कि वही सॉल्ट्स एब्जॉर्ब होती हैं जो कि वाटर के साथ आ पाती हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है, में एक डिफरेंस है, एक दो डिफरेंसेस हैं, वो याद कर लो, कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन की, कि ना इसमें अब और चीजें मैंने बाकी ऑब्वियसली साथ में आ जाती हैं, इज जस्ट अबाउट वाटर। जब हम सिर्फ पानी की बात करते हैं कि पानी मूव कर रहा है, तो उसमें ऑस्मोसिस आता है, और जब हम की आयंस की या गैसेस की बात करते हैं तो उसमें डिफ्यूजन आता है। एंड अनदर मेजर डिफरेंस ये है कि वहां पर चीजें मूव कर रही थी फ्रॉम सोइल टू सेल्स, राइट, कि सोइल से एब्जॉर्ब होकर रूट हेयर सेल के अंदर आ रहा है, यहाँ पर भी वाट उसमें आ रहा है, लेकिन रूट के बाद वो ऑस्मोसिस जो है उसमें सेल्स, मल्टीपल सेल्स तक पानी जिस तरह पहुंचता है कि एक रूट हेयर सेल से दूसरे रूट हेयर सेल तक पहुंचना, एंड उसमें बीच में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होते हुए पहुंचना, उसके लिए हम ऑस्मोसिस यूज करते हैं, इसीलिए बीच में मल्टीपल सेल मेम्ब्रेन्स आती हैं। तो जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन्स का जिक्र होता है, वहां पर ऐसे एपिडर्मल सेल से अक्रॉस की होकर जाएंगी, तो उसमें उनको सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है, यानी कहीं पर पानी रुक रहा होगा, कहीं पर जाने देगा, तो उसके लिए ऑस्मोसिस आता है, एंड दैट इज वाटर एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म। ये सॉल्ट्स का मैकेनिज्म अलग है थोड़ा सा इससे, और ये वाटर का अलग है। तो पानी की जब बात आएगी तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की, नॉट ऑफ डिफ्यूजन। Okay, passive transport mechanism called osmosis. This is the movement of water molecules through a partially permeable membrane from an area where they are more concentrated to an area where they are less concentrated. If water moves to a cell into a cell through osmosis, अगर पानी जो है ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर आएगा तो हम इसको क्या कहेंगे, एंडोस्मोसिस। ठीक है, बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर अभी मूवमेंट हो रही है सेल के बाहर से अंदर तक, ठीक है, अगर चीज बाहर से अंदर आ रही है तो उसको कहेंगे एंडोस्मोसिस। एंडो मीन्स इन, इनसाइड। तो अगर बाहर से या अंदर से बाहर जा रही है, जो मूव आउट ऑफ द सेल, यानी एग्जिट हो रही है चीज, तो उसको हम कहेंगे एक्सोस्मोसिस। ठीक है, इनसाइड को, इनसाइड जब होती है दैट इज रिफर्ड एज एंडोस्मोसिस, और एग्जिट जब हो रही है कोई चीज तो उसको कहते हैं एक्सोस्मोसिस। ऑलराइट, this is it. In the epidermal cells of root, the cell wall allows water and minerals to pass through freely.
यानी जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं रूट्स की, उनकी जो सेल वॉल है उसको वाटर को आराम से पास करने देती है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो बिकॉज सेलेक्टिवली परमेबल होती है, तो उसमें कुछ चीजें आने देती है which is certain substances from solution to pass through. Water entering the epidermal cells follows the concentration gradient, moving through the cortex, endodermis, pericycle, and finally into the xylem vessel. Alright, तो यानी कि वो कॉर्टेक्स से होकर एंडोडर्मिस से आती है, फिर फाइनली जाइलम वेसल तक आती है।